सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और इसको समझने के लिए हम देखेंगे कैरी मिनाटी का एक एक्सप्लेनेशन। पर सबसे पहले अपना नारा याद है ना, एनसीईआरटी है खास, बाकी सब बकवास। एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई मैं एसआरसीसी पहुंचा तो तुम्हें भी पहुंचाना है और उसके लिए ना ऊपर से पढ़ के काम नहीं बनेगा। बोर्ड्स हो या सीयूईटी, सब में डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी लैंग्वेज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और भाई एक एक लेक्चर देख के देख लो, अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना ढंग से पढ़ाता हूं मैं चीजों को, कभी जिंदगी में भी नहीं भूलोगे। तो चलो यार, अब सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को भूल जाओ, 12th की बिजनेस स्टडीज पढ़ने, चलो ये सुनो। आई थिंक सबकी लाइफ में आएगा ही आएगा कभी ना कभी, जब तुम्हें एंजाइटी होगी, तुम्हें डिप्रेशन होगा, तुम एक लो पॉइंट पे आओगे। बट आई वुड से जब ये लो पॉइंट्स आने बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें स्ट्रांग बनाएंगे। इट्स लाइक एक गेम की लेवल है, ठीक है? तुम शुरुआत, पहली रैंक क्या है पबजी की? देखो अब यहां पे क्या कहा है कैरी मिनाटी ने कि भाई ये जो है ना फेज और ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन का, ये हर किसी की लाइफ में आता ही आता है। पर जब आता है ना, आप तभी उसको झेल के उससे निकल पाते हो। अगर अभी बैठ के ये समझाने लग जाए ना, तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं समझ पाओगे। बट एक जनरल इसने गाइडलाइन दी है यहाँ पे कैरी मिनाटी ने कि भाई अगर ऐसा कुछ आ जाए ना फेज लाइफ में, तो बस हमें एज अ वॉरियर उस चीज से लड़ना है एंड इस बात को समझना है कि ये निकल जाएगा और हम लाइफ में बेटर हो जाएंगे। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। गाइडलाइन वर्ड मैंने यूज किया, अगर तुमने ध्यान से नोटिस किया वो मैंने एडवाइस वर्ड यूज नहीं किया। कैरी मिनाटी ने हमें गाइडलाइन दी है किस चीज की, कि भाई अगर एंजाइटी और डिप्रेशन का फेज आ जाए ना लाइफ में, तो भाई वॉरियर की तरह रहना है और ट्रस्ट करना है कि भाई ये टाइम लिमिटेड होता है, उसके बाद ये सब सही हो जाता है। इसी तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें क्या मिलती है, हमें भाई कुछ लोगों ने, किन्होंने, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, उन्होंने हमें कुछ जनरल गाइडलाइन दी है काम करने की, फैक्ट्री चलाने की, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, जिसके बेसिस पे आप अपने धंधे को रन कर सकते हो उन एडवाइसेस को फॉलो करके, ठीक है, ताकि आपको ना ऐसा ना हो कि जब आपके ऊपर वो चीज फटे तो आपको समझ ही ना आए यार क्या होगा, कैसे चीजें होती हैं। भाई कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है जो ऑलरेडी उस चीज से निकल चुके हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस गाइडलाइन के तौर पे शेयर करा है और उसको अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो। यही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जनरल गाइडलाइन, जैसे कैरी मिनाटी ने आपको लाइफ की गाइडलाइन दी, ठीक है। अब देखो वही बात बोली हुई है, a managerial principle is a broad and general guideline for decision making and behavior। एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन है ताकि आप डिसीजंस ले सको, जैसे कैरी मिनाटी के केस में हमने लाइफ का डिसीजन देखा। अब देखो यहां पे क्या है, वन में डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस, ठीक है। हालांकि आप अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, जो हमारी एक गाइडलाइन है, इनको ना प्योर साइंस मत समझ लेना, क्योंकि जैसे मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स पूरे अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में बीफ बर्गर देता है, नहीं गाय के मीट का बर्गर देता है, पर इंडिया में उन्होंने इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। उन्होंने जो एक जनरल रूल ऑफ थंब बनाया था जिसके थ्रू वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड करे थे, यूरोप वगैरह पहुंच गए थे, उन्होंने वो इंडिया में फॉलो नहीं किया, क्योंकि यहां पे अगर ये चीज वो कर देते ना तो दंगे हो जाते, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो गाइडलाइन थी कि भाई कैसे बर्गर बनाना है, कैसे कुकिंग करनी है, उसको इंडिया में चेंज करा इंडियन ऑडियंस के बिलीफ के हिसाब से। तो भाई आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो उन्होंने एस्टैब्लिश करे ना, वो प्योर साइंस की तरह नहीं है। जैसे साइंस होती है ना कि एप्पल अगर इंडिया में जिस स्पीड से गिरा है वो अमेरिका भी उसी स्पीड से गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। यहां पे चीजें चेंज होती है, प्योर साइंस की तरह नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमें ये भी पढ़ा है, हमें ये भी बताया गया है, एक सेकेंड, कि देखो ये जो सब मैंने मार्क करा है वही सब पढ़ना, बाकी उसके अलावा एक बार गो थ्रू कर लेना, पर है आपके लिए बस देखने लायक, समझने वाली यही चीजें जो मैंने मार्क करी है, ठीक है। एक चीज और भी बोली है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को प्योर साइंस मत समझना, पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी मत समझना। किसका मतलब क्या है, एग्जांपल लेते हैं। देखो यार, आप गाड़ी चलाना सीखते हो, अब गाड़ी चलाने में आप देखते हो कि हाँ भाई हमारे जो रेस का सिस्टम है ये ऐसे होता है, क्लच ऐसे होता है, ब्रेक्स ऐसे होते हैं, स्टीयरिंग ऐसे चलता है, गियर ऐसे होते हैं, ठीक है। बट जब आप एक्चुअल ड्राइविंग सीट पे ड्राइविंग करने बैठते हो तो उसकी टेक्निक्स अलग होती हैं, वो सिर्फ गाइडलाइंस है कि भाई ये सब कुछ है इस गाड़ी में, पर
टेक्निक में आप देखते हो कि क्लच और जो हमारा स्पीड का होता है उसको हमें इस संगम से चलाना होता है, ब्रेक्स हमें तब मारनी होती है, हमें अपनी जो टर्न्स लेने होते हैं, जो हमें चीजें काटनी होती है रेड लाइट पे, वो इस तरीके से होती है। तो टेक्निक होता है एक्चुअल एक्शन कि करना क्या है, कैसे करना है, और प्रिंसिपल्स होते हैं गाइडलाइन बस। ठीक है, उसके बाद एक चीज और बोली है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आप अंडरस्टूड मत कर लेना वैल्यू से भी, मतलब वैल्यूज भी नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि वैल्यूज में क्या होता है, वैल्यूज होती है कि क्या मॉरली करेक्ट है, क्या मॉरली इनकरेक्ट है। गाड़ी वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए देखो, अगर आपके आगे कोई इंसान खड़ा है और आप उसे 10-15 बार हॉर्न मार दोगे, ठीक भाई, वो इलीगल नहीं है, पर वो आपका मॉरली करेक्ट भी नहीं है ना, आप क्यों किसी को इरिटेट कर रहे हो? भाई वो अगर खड़ा हुआ है, वो किसी वजह से वेट कर रहा है, तो ट्रैफिक है तभी वो वेट कर रहा है, उसे भी वेट करने का क्या शौक है? तो आपको समझना है कि मोरालिटी क्या होती है, वो आपका लीगल है इलीगल नहीं होती चीजें, बट वो सही गलत होता है इन मॉरल टर्म्स, राइट? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये भी नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, अभी हम समझेंगे, पर अभी के लिए आप ये समझ लो, ना ये प्योर साइंस है, ना ये टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है, और ना ही ये आपके वैल्यूज हैं, ठीक है? पर है क्या, चलो, द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम यहां पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इससे हम समझेंगे होती क्या है एक्चुअली में। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज हमारा क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये वाला पॉइंट मैं हमेशा बताता हूं भाई, एनसीईआरटी में हद रिपीटिशन है, फर्स्ट चैप्टर में हमने कितनी बार पढ़ा है पॉइंट। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगेंगे। However, the extent of their applicability would vary from the nature of organization। हालांकि किस तरीके से लगेंगे या कितने लगेंगे, वो भाई डिपेंड करता है कि किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, एडू कैप्टन जैसे तुम ये यूट्यूब चैनल देख रहे हो, ठीक है भाई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ना हम एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हर काम को ना प्रॉपरली डिवाइड कर देना चाहिए, और हर जो डिवाइडेड काम है उसके लिए एक इंसान होना चाहिए। अब जैसे हर कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, एक एचआर मैनेजर होता है, जो कि सारे एम्प्लॉइज का सैटिस्फैक्शन, उनकी सैलरीज और उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पर एडू कैप्टन में हमारा एचआर है चिंटू लाल, जो कि मैं खुद ही हूं, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज इतना बड़ा है ही नहीं कि हम अलग से एचआर मैनेजर लाए। हम 10-15 लोगों की टीम है, मैं ही सबसे बात कर लेता हूं, मैं ही सबकी प्रॉब्लम्स एड्रेस कर लेता हूं, मैं ही सबकी खुशियां नाप लेता हूं। तो भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज ही इतना बड़ा नहीं है कि हम लेके आएंगे अलग से एचआर मैनेजर। तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज तो हम भी करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क हम भी करते हैं, पर डिपेंड करता है कि नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ये चीज हमारे यहां पे है, बट लगते हर जगह है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, अब क्या है हमारा अगला पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस। ये हमने कहीं ना कहीं डेफिनेशन के टाइम ही मैंने आपको बता दिया था। क्या लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस टू एक्शन but do not provide ready-made straitjacket solution to manage a problem. This is because real business situation very complex and dynamic and are a result of many factors। ठीक है, बहुत सिंपल सी हमने डेफिनेशन में भी ये बात पढ़ी थी कि भाई ये बस एक जनरल गाइडलाइन है, और ऐसा नहीं है कि आपको इन्होंने बता दी ये चीज और एग्जैक्टली उसे कॉपी पेस्ट कराओ। ठीक है, आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन पे चीजें डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम पढ़ते हैं टॉपिक पर्सनल फाइनेंस का, किसी से भी अगर तुम ये बात सुनोगे, हर इंसान तुम्हें ये कहेगा कि भाई अपना कमाई का लगभग कुछ हिस्सा अपने जरूरतों पे खर्चो और कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करो, और उसको भी बताता है कि भाई शेयर मार्केट में इतना %, गोल्ड में इतना %, थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। पर ये एक जनरल गाइडलाइन है। अब भाई किसी के घर में पूरा घर उसके खर्चे से चल रहा है तो वो कम इन्वेस्ट करेगा, किसी के घर में भाई उसकी सारी इनकम उसके जेब में ही जा रही है किसी इंसान की, तो भाई वो इन्वेस्ट ज्यादा कर सकता है। ठीक है, बट ये एक जनरल गाइडलाइन है कि भाई ऐसे ऐसे अपना खर्चा करो, ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करो। अब बाकी अपनी सिचुएशन की तरह एग्जैक्ट अमाउंट खुद डिसाइड करो, एग्जैक्ट अमाउंट कोई नहीं आके बताता। ठीक है, अब क्या है अगला, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये कहीं ना कहीं हमने चैप्टर 1 में भी पॉइंट पढ़ा था कि देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी जो है ना, वो प्रैक्टिस और आपके एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कहीं हवा में आ गए, हमें किसी भगवान जी ने आके हमें दे दिए थे, हाथ में दिए थे, एक्सपेरिमेंटेशन से बने थे। मैं तुम्हें बहुत बढ़िया एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। तुमने फोर्ड मोटर्स का नाम सुना होगा।
तुम्हें शायद ये ना पता हो कि वर्ल्ड की सबसे पहली कार जो है वो फोर्ड ने ही बनाई थी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी उस टाइम कि भाई देखो, उस टाइम ना जो लेबर्स होते थे वो 7 के 7 दिन बिना किसी छुट्टी के काम करते थे और उनकी शिफ्ट होती थी 12-14 घंटे की, कोई छुट्टी नहीं। ठीक, तो फोर्ड के मालिक ने, हेनरी फोर्ड ने क्या किया, उन्होंने ना अपने वर्कर्स की शिफ्ट का टाइम कम कर दिया कि यार लगभग 14 घंटे की बजाय ना तुम 8 या 10 घंटे काम किया करो, और उनका पे बढ़ा दिया। अब उन्होंने जब उनका पे बढ़ाया और उनकी छुट्टी, उनका टाइम थोड़ा सा कम हुआ शिफ्ट का, तो भाई उनके पास ना मजे करने का टाइम आ गया और उनके पास खर्चने के लिए पैसा आ गया। तो उन्होंने क्या कहा, गाड़ियां खरीद ली उन्होंने, और उस गाड़ियों को कब यूज करते थे, जब अपनी शिफ्ट खत्म हो जाती थी। पर भाई उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने प्रोटेस्ट पे चले गए वो फोर्ड के खिलाफ। क्यों? उन्होंने कहा यार हमें एक दिन तो ऑफ दे दो, हम इन गाड़ियों को यूज ही नहीं कर पा रहे जो हम खरीद पा रहे हैं, हमें एक दिन पूरा घुमाना है, मजे करने हैं इन गाड़ियों के। तो भाई फोर्ड ने क्या किया, पूरी वर्ल्ड की पहली कंपनी थी, और तुम मजाक समझ रहे होगे अभी, बट ये उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक दिन की संडे की उन्होंने छुट्टी देनी चालू करी, और उन्होंने उसको बड़ा स्मार्टली यूज किया। उन्होंने कहा अगर आप हमारे एम्प्लॉय हो ना तो हमारी गाड़ी पे हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे, और ये स्कीम फोर्ड आज तक चलाती है, और 25 करोड़ गाड़ियां वो अपने एम्प्लॉयज को बेच देती है साल की। समझ लो कितने हजार करोड़ का वो रेवेन्यू कर देते हैं। तो ये भी बड़ा स्मार्टनेस है। बट पॉइंट बीइंग यहां पे कि भाई ये जो तुम्हारा छुट्टियों वाला कॉन्सेप्ट है कि छुट्टी होनी चाहिए, है ना, और हमारा भी एक फैटीग स्टडी का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि भाई वर्कर्स को थकाओ मत, थके हुए वर्कर्स कम काम करते हैं बिल्कुल रिचार्ज वर्कर से। तो ये सब कुछ, ये जो मैंने फोर्ड वाला इंसिडेंट बताया ना, उससे निकल के आया था। तो प्रैक्टिस हुई, एक्सपेरिमेंटेशन हुए, और उससे ये चीज निकल के आई जिसको आज सारी कंपनियां फॉलो करती हैं, और हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, अब सुनो क्या है आपका फ्लेक्सिबल होती हैं, ये भी हमने कहीं ना कहीं चैप्टर में पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन विच आर टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। ठीक है, और मजे की बात तुमने अगर नोटिस करी हो, हमने ऊपर कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट था जनरल गाइडलाइन, उसी को घुमा के फ्लेक्सिबल पॉइंट दे दिया है। ठीक है, कि आपका क्या है, आपको ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फॉलो नहीं करनी होती है, ये गाइडलाइन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करो। अब जैसे मैंने तुम्हें अश्नीर की तुम्हें पिछले चैप्टर में रील दिखाई थी, मैं तुम्हें बता देता हूं, दिखा नहीं रील दोबारा, बट उस रील में क्या था, अश्नीर ने एक बड़ा तगड़ा आइडिया लगाया हायरिंग करने के लिए। उसके सारे टेकीज चले गए, सारे डेवलपर्स चले गए। उसने क्या कहा कि भाई अगर मेरी कंपनी कोई ज्वाइन करता, मैं इमीडिएट 3 लाख रुपए की बाइक दिलवाऊंगा, और तुरंत उसके पास भर भर के एप्लीकेशंस आ गए। तो भाई हायरिंग के प्रिंसिपल्स, हायरिंग के तरीके अश्नीर ग्रोवर ने पढ़े हुआ है, मैं अहमदाबाद से है। ठीक, बट भाई इस बात को समझो कि उसने बिल्कुल एक क्रिएटिविटी लगाई, फ्लेक्सिबली उनको प्रिंसिपल्स को जो चीज को सीखा था उसको यूज करा और अपने फायदे में लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, मेनली बिहेवियरल इन नेचर। मतलब क्या हुआ, अब इसका क्या मतलब है, देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। मतलब इसको क्यों कहा गया बिहेवियरल, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए गए हैं ह्यूमंस का, जो कि काम करने का या बिहेव करने का तरीका है, उसको इन्फ्लुएंस करना, उसको चेंज करने के लिए बनाए गए हैं। इट इज नॉट दैट दीज प्रिंसिपल डू नॉट पर्टेन टू थिंग्स एंड फिनोमिना एट ऑल, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ एम्फेसिस। अब इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपके ऐसे नहीं बनाए जाते कि भाई वर्क प्लेस आपको कैसे बनानी चाहिए, ठीक है, या फिर प्लांट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ऐसे भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो गाइड करते हैं। बट पॉइंट क्या है, पर वो जो आपकी फैक्ट्री के गाइडलाइन वो देते हैं, वो भी इस तरीके से देते हैं कि भाई ताकि वर्कर्स बेटर से बेटर आउटपुट निकाल सके, वो एफिशिएंटली काम कर सके, वो ना थके काम करते हुए। और मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया स्टडी हैक देता हूं इसी बहाने, तुम्हें एक बहुत ही शानदार स्टडी दिखाता हूं, और ये रिसर्च है। ठीक है, चिल्ड्रन विद क्लीन रूम्स गेट बेटर ग्रेड्स, ये एक आर्टिकल है और ये एक्चुअल में एक वेल डन रिसर्च है, और ये चीज तुम्हें अब से करनी स्टार्ट करनी है। अपने रूम जिसमें पढ़ते हो ना उसको क्लीन करके रखो, हफ्ता भर देखना, पढ़ने से पहले पूरा क्लीन कर दो। 1 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट देखना, तुम कहोगे यार मेरा भैया फोकस ज्यादा बढ़ता है, बहुत अच्छा मैं पढ़ पाता हूं। रिसर्च है, रिसर्च में क्यों हुआ था, क्या हुआ था, वो अभी हमारे चैप्टर का कंसर्न नहीं है। बट देखो ये भी क्या है कि अगर हम अपने सराउंडिंग्स को ठीक करते हैं तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम बढ़िया हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो आपके ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये सब कुछ जो है ह्यूमंस के बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए है। ठीक है, उसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, यहां पे ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं कि ये करोगे तो ये होगा।
अब देखो, बट यहां पे ना मैं तुम्हें एक चीज और मजे की बात बताता हूं, इन्होंने एनसीईआरटी में क्या लिखा है बाद में, मैं आपको यहीं से चलो मैं पढ़ा भी देता हूं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन इन अ आगे आगे पढ़ो, इन नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, ये बता देते हैं कि भाई ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये करोगे, ये करोगे तो ये होगा। बट इंटरेस्टिंग बात इन्होंने यहां पे क्या लिखी है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर लेस देन परफेक्ट सिंस दे मेनली अप्लाई टू ह्यूमन बिहेवियर इन रियल लाइफ सिचुएशन आर नॉट आइडेंटिकल। बट ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट चीज बता देंगे, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर्स का जो बिहेवियर होता है वो सिचुएशंस में अलग अलग होता है। अब मैं तुम्हें बहुत प्यारा मीम दिखाता हूं, ठीक है, फिर तुम्हें समझ में आएगा। बापू बोला अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने का। ये ले देख, नहीं मारा ना। भाई इसने तो चिपका दिया। दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं कहा। अब देखो यहां पे क्या हुआ, भाई बापू ने हमें जनरल गाइडलाइन क्या दिया है कि अगर एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा आगे कर दो। यहां पे क्या हुआ, दूसरे गाल पे भी मार दिया, तो भाई ने फिर टिका के उड़ाई दिया। मन लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ा तगड़ी मूवी है, उसकी क्लिप है ये। ठीक है, तो यही यहां पे है कि भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जैसे बापू जी का प्रिंसिपल था, वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताते हैं कि भाई ये करोगे तो ये होगा। बट ह्यूमंस तो होते ही अनोखे हैं, इनका क्या ही भरोसा है ह्यूमंस का। तो भाई मोटी मोटी बात यह है कि अगर सिचुएशन थोड़ी अलग होती है तो अपने दिमाग से हमें चीजों को चेंज करना होता है, और ये परफेक्ट नहीं होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फिर आ जाता है कंटिजेंट। मतलब क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कंटिजेंट मैं क्या कहता हूं, इंग्लिश सीख के आओ पहले बिजनेस स्टडीज से। ठीक है, कंटिजेंट का मतलब सिंपल क्या होता है इंग्लिश में कि भैया ये डिपेंड करते हैं, मतलब ये चीज डिपेंडेबल होती है। किस चीज पे डिपेंड करती है, सिचुएशन के ऊपर। अब तुम पकड़ लो अपना सर, सारी वही तो सेम बात है, बस घुमा घुमा के एक कान को कभी किसी हाथ से पकड़ा हुआ है, कभी किसी हाथ से पकड़ा हुआ है, पैर से पकड़ा हुआ है। पर मोटी बात यही है कि भाई जो गिवन सिचुएशन होती है ना एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसके अकॉर्डिंग आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम मॉडिफाई करते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल और देता हूं। ठीक है, ये एक शार्क टैंक इंडिया में स्टेज नाम के स्टार्टअप की पिच आई थी। इन बंदों का महीने का जो टर्नओवर था वो 4 करोड़ रुपए का था अप्रोक्सीमेटली, और लगभग इनकी 100 लोगों की टीम थी। पर क्या हुआ, ये ना फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पेज बनाते चलाते थे, और एकदम से ना फेसबुक एक दिन आया और इनके सारे पेजेस बंद कर दिए, कंपनी हो गई बंद। ठीक है, पर इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को फायर नहीं किया। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को 6 महीने जो भी इनके बैंक अकाउंट में पड़ा था उससे सैलरी भरी, और उसके बाद ना इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि भैया तुम क्या करो, अपनी सैलरी में लगभग 75% का कट ले लो, और जितनी भी तुम्हारी सैलरी कम हम दे रहे हैं अभी, ठीक है, हमें 6 महीने का टाइम दो, हम पे भरोसा करो, और हम ना तुम्हें 6 महीने बाद कुछ ऐसा करेंगे कि मैं तुम्हें जितनी भी कम सैलरी देना ना उससे डबल सैलरी तुम्हें पे करूंगा इक्विटी में। ठीक है, और ये इन्होंने एक्चुअल में करके दिखाया। इन्होंने कंपनी को इतना बड़ा ले गए और फिर उन सारे एम्प्लॉयज को डबल सैलरी पे करी। तो अब देखो कंटिजेंट मतलब क्या है, हमें तो वैसे यही पढ़ा जाता है, हम तो यही देखते हैं कि भाई सैलरी टाइम से दो, टाइम से नहीं दोगे तो एम्प्लॉय छोड़ देंगे। पर इनकी सिचुएशन अलग थी, उस अलग सिचुएशन के हिसाब से भाई एकदम से फेसबुक ने आगे धंधा बंद कर दिया। उस हिसाब से इन्होंने अपने प्रिंसिपल या जो भी इनकी एक टेक्निक होती है, जो काम करने का तरीका होता है, उसे मॉडिफाई कर दिया और अपने लिए सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, तो भाई यही थी हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कि सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या बला है ये। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। अगेन उसी बात को थोड़ा अलग तरीके से कहा है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। एडहेरेंस टू दिस प्रिंसिपल विल ऐड टू देयर नॉलेज एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑफ मैनेजरल सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। अब मैं तुम्हें इसको समझाने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं। मेरा एक दोस्त है शुभम, जो आईआईएफटी से पढ़ा हुआ है। ठीक, वो बंदे ने अपनी एमबीए कंप्लीट करी। आईआईएफटी अगर तुम्हें नहीं पता, आईएम्स के लगभग टक्कर पे एक
इंडिया का बेस्ट एमबीए कॉलेज है जहां से आपका 20-22 लाख रुपए का एवरेज पैकेज बच्चों का लग जाता है साल का। अब क्या हुआ, वो एक मीडिया कंपनी में लगा है और उस कंपनी में लगते उसका पहले साल का टारगेट था 70 करोड़ रुपए की आपको हमें सेल लाके देनी है, 70 से 100 करोड़ की। ठीक, अब तुम खुद सोचो, एक इंसान जिसने नई नई एमबीए करी है, जिसको कोई सेल्स का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है नहीं, बैचलर्स उसने करी है, 26-27 साल का लड़का है, उसे 70 से 100 करोड़ रुपए की सेल करके दिखानी है। क्यों, कैसे कैसे करेगा वो? क्योंकि भाई उससे एक्सपेक्ट किया था, तुम एमबीए करके आए हो, पढ़ के आए हो, तुम्हें प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, तुमने अपनी एमबीए में इतना पढ़ा है, इतनी केस स्टडीज करी है, इतना सब देखा है कि तुम्हें पता है कि भाई अगर तुम्हारे आगे ये सिचुएशन आई है तो इसे सॉल्व कैसे करना है। तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें सेल टारगेट दिया है तो उसे करके कैसे दिखाना है। तुमने यही तो पढ़ा है। तो उस बंदे ने ऑलरेडी इनसाइट ले रखी थी रियलिटी में अपने एमबीए की पढ़ाई के दौरान, तो जब उसके आगे एक्चुअल टास्क आया तो उसने कंप्लीट भी करा। तो भाई यही तो एक्सपेक्टेशन होती है। और हम कहते हैं ना एमबीए बेकार है, एमबीए बेकार है। भाई अच्छे कॉलेज से करोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो चीजें वर्क करती हैं। अगला है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं तुम्हें बताता हूं इसमें क्या कहा गया है। एक तुम्हें सबसे पहले ना एक क्लिप दिखाता हूं, इससे समझना, फिर बात करेंगे। 1 सेकेंड। हाँ जी, ये देखो एक मैकडॉनल्ड्स का बर्गर बनते हुए। देखा कितने ब्यूटीफुल वे से बना है। अब चलो इसको दिमाग में रखते हुए जरा लाइन पढ़ो। रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड, they have to be put in optimum use. In the optimum use we mean that the resources should be put to the such a manner, to use in such a manner that they should give maximum benefit with minimum cost. अब देखो आपने नोटिस किया कि भाई उस इंसान ने कितनी तेजी से, कितनी जल्दी से बर्गर बना दिया, और वो बर्गर उसने मशीनों, गन्स से उसने सॉसेस डाली थी। इसका मतलब क्या है कि भाई वो बर्गर वो जितनी भी बार बनाएगा ना, वो इक्वल अमाउंट ऑफ सॉस जाएगी। दूसरी बात, तुमने ये देखा कि एक इंसान ने पूरा बर्गर बना लिया तेजी से, ठीक है, कोई 2-3 लोग नहीं लगे। क्यों? क्योंकि भाई मैकडॉनल्ड्स इतना एफिशिएंट उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, उनकी सारी, उन्हें पता है लोकेशन, उनका सामान कहां होता है, एक एक एग्जैक्ट चीज, कितना सॉस डालना है, उसके लिए मशीनें बनी हुई है, फ्राई करने के लिए एग्जैक्ट अमाउंट कितना होना चाहिए, कितना तेल जाना चाहिए, सब चीजों की मशीनें हैं। तो ये सब वो क्यों करते हैं? ताकि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। अगर एक आदमी बना रहा है तो वो एक ही आदमी पूरा बर्गर बना रहा है, और वो इतनी तेजी से बना रहा है कि वो 1 घंटे में 100 बर्गर भी बनाना चाहे ना तो बना सके। तो ये तुम्हें क्या लगता है, ये मैकडॉनल्ड्स ने क्या कहते हैं, जब डे 1 से स्टार्ट किया था उन्हें पता था ये चीजें? तुम अगर फाउंडर मूवी देखोगे ना तुम्हें पता चलेगा मैकडॉनल्ड्स एस्टैब्लिश कैसे हुआ था। बहुत अमेजिंग मूवी है भाई। ये प्रोसेस जो है ना, मशीनें, ये पूरा तरीका कई साल की रिसर्च के बाद, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तुम पढ़ने वाले हो, मैं पढ़ाने वाला हूं, उनको दिमाग में रखने के बाद बनाए गए हैं। ठीक है, अब तुम कहते हैं ना पढ़े लिखो की क्या पढ़ाई, बिजनेस जो होता है, एमबीए करे हुए धंधा नहीं कर पाते। भाई ये सब जो तुम पढ़ते हो ना, यूज करने वाला चाहिए। मैकडी ने यूज किया और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो क्या हुआ ये भाई, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हम पढ़ेंगे, ये ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करवाते हैं कि कम से कम टाइम में कम से कम लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा चीजें बन पाए, ये अचीव करवाते हैं। कैसे करवाते हैं अभी हम पढ़ेंगे, हम इन प्रिंसिपल्स को ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो और क्या हमारी सिग्निफिकेंस है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग करवाते हैं हमसे। ठीक है, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इसका क्या मतलब हुआ? डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुल एंड जस्टिफाइबल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंटेंडेड पर्पसेस। ठीक है, दे एम्फेसिस ऑन लॉजिक रादर देन ब्लाइंड फेथ। देखो एक चीज समझो, आपके जो डिसीजंस होते हैं ना मैनेजमेंट में या बिजनेस में, वो बिल्कुल लॉजिक पे बेस होने चाहिए, इमोशन पे बेस नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप ना, अभी खैर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर फ्यूचर में आप पढ़ोगे हायर लेवल पे, एक ZTP होती है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ये हर कंपनी में होती है कि भाई ये जो चीज है ना, इसको तो हम बिल्कुल नहीं झेलेंगे, इसको अगर तुमने कर दिया ना एज एन एम्प्लॉय, तुम तुरंत फायर हो। ठीक, अब जैसे ZTP का एक पार्ट होता है कि आप अगर चोरी करते हुए पकड़े गए कंपनी में किसी भी प्रकार की, तुरंत फायरिंग। अब ये लॉजिकल डिसीजन देते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया वो तो चाचे का बेटा था, वो तो भाई शरीफ था, वो तो गरीब था, इस वजह से उसको करनी पड़ गई। नहीं,
चोरी करी है तो चोरी करी है, अगर चोरी करी है तो तुम आगे भी करोगे, और हमारा तुमने भरोसा तोड़ दिया और तुम्हारी अब एम्प्लॉइज के आगे, दूसरों के आगे इज्जत खत्म हो गई, तो तुम कभी ढंग से काम कर ही नहीं पाओगे, तो फायर, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग देता है, रादर देन कि तुम ये कहो कि ये भैया गरीब था इसलिए चोरी करी है। ठीक, उसके बाद मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब क्या है इसमें, क्या कहेगा, ऑल्दो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इन द नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइन बट दे आर मॉडिफाइड एंड एज सच हेल्प मैनेजर्स टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। कहने का मतलब क्या है कि भाई आपके ऑल्दो ये जनरल गाइडलाइंस हैं, बट इनको भी ना मॉडिफाई किया गया है और करा जाता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब भाई जो भी सोसाइटी में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। मैं तुम्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं अमेरिका का। भाई जब अमेरिका फ्री हुआ था, जब एज अ नेशन बना था ना, उसमें उनका एक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल राइट था कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, सब लोगों को इक्वल माना गया है गॉड की नजरों में और हमारे इस देश में। पर तुम्हें सबसे मजे की बात बताऊं, अमेरिका में जो वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले थे ना, वो 1920s में मिले थे, उससे पहले वो वोट ही नहीं कर सकते थे। क्यों भाई? वैसे तुम कह रहे हो, तुम जब फ्री हुए थे तो कि हम तो एक फ्री नेशन है, सबको इक्वल मानते हैं, और वोटिंग राइट तुम वुमेन्स को दे नहीं रहे थे, वो तुमने 1920s में जाके दिए, और इंडिया में भी वोटिंग राइट उसी टाइम आए थे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑल्दो हमने बोला कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, पर उसका जो मतलब था ना 1800s में, वो नहीं था जो आज माना जाता है। 1920s में आते आते वुमेन को भी इक्वल माना गया, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कि हमें भी इक्वल दर्जा दो सोसाइटी में, तब जाके बहुत लड़ाई और खून खराबे के बाद उन्हें मिले वोटिंग राइट्स। तो जो प्रिंसिपल था कि इक्वालिटी का, उसका मीनिंग चेंज हो गया। पहले इक्वालिटी का मतलब था व्हाइट मैन, फिर व्हाइट मैन और वुमेन आए, फिर ब्लैक्स भी आए 1950s और 60s के अराउंड। तो भाई ये इक्विटी, इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है ना, एनवायरमेंट और सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, डेवलप होता है। ठीक है, और फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कहने का मतलब क्या है, द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेस बिजनेस स्पेशली लिमिटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव आल्सो इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू दीज डिमांड्स। Moreover, the interpretation of these principles assume newer and contemporary meaning with the change of time। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, जो मेन लाइन है येलो वाली है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि जैसे पब्लिक और अवेयर हो रही है, सोशल मीडिया पे कोई भी बात हो एकदम से वायरल हो जाती है, तो अब ये फोर्स कर रही है कि कंपनीज ना अनएथिकल वेज ना करे अपना काम करने के, क्योंकि तुरंत वो एक्सपोज हो जाते हैं। अब मैगी का एग्जांपल है, मैगी कुछ साल पहले बैन हुई थी, कितना वायरल हुआ था, गाने बने थे, मीम्स बने थे जब मैगी बैन हुई थी। तो अब देखो क्या है भाई, क्योंकि अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कंज्यूमर में, बिजनेसेस को भाई एथिकली बिजनेस करना पड़ता है। और इसी वजह से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो तुम अब पढ़ रहे हो, इनफैक्ट जब तुम एमबीए करो या फिर बैचलर्स करोगे किसी भी लेवल के, एक बिजनेस एथिक्स का प्रॉपर सब्जेक्ट होता है, बुक होती है कि बिजनेस को एथिकली कैसे किया जाता है। ये सब पहले थोड़ी ना होता था, ये अब होना चालू हुआ है क्योंकि आपकी मीडिया और लोग अवेयर हो चुके हैं। तो उसने फोर्स किया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इवॉल्व करने में कि भैया जब मैनेजमेंट पढ़ाओ ना स्टूडेंट्स को, या फिर जब पढ़ो, तो उसमें बिजनेस एथिक्स कोर पे होने चाहिए। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। बहुत ही सिंपल, बड़ा प्यारा सा पॉइंट है ये। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, एज सच दीज आर यूज्ड फॉर एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही तो है जो एमबीए, बीबीए और ये सारी डिग्रीज को जन्म देती है। एक बात बताओ, खुद सोचो, पैराडॉक्सिकल चीज है, तुम क्या पढ़ रहे हो उस टाइम, तुम्हारी बिजनेस स्टडीज की बुक क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम पूरा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ये सब क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि भाई ये एग्जिस्ट करती है, नॉलेज लोगों ने इतने सालों में डेवलप करी है। तो इसी वजह से ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी जो आप पढ़ रहे हो, ये बने ही क्यों है? क्योंकि आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च मिले, ये आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको सोचो ये सब कुछ ना हो तो आप बिजनेस वर्ल्ड में जाओगे, बिल्कुल अंधाधुन और अंधा तीर चलाओगे। और ये चीज ना हम लोगों की जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटीज में एमबीए को और पढ़ाई लिखाई को क्रिटिसाइज किया जाता है, भाई ये चीज एक्चुअल रियल है कि जब तुम ज्यादा पढ़ लेते हो ना, तुम बिजनेस को या हर चीज को लाइफ में बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल अप्रोच से देखते हो। इसी वजह से मैंने दिखाया भी था, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि शार्क टैंक इंडिया में कैसे मेजॉरिटी ऑफ शार्क्स
वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये मीडिया हमें बेवकूफ बनाती है उल्टी सीधी बातें करके। अब देखो हमारी वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। एक बात सुन लो, अगले चैप्टर में पार्ट में करेंगे बाकी सब कुछ। एक बात, यहां तक आयो ना वीडियो, यानी तुम्हें पसंद आई है, ठीक है, देख लिया ना डेप्थ में पढ़ाई इतनी मेहनत करके, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, इतना तो तुम बेयर मिनिमम कर सकते हो। और मेरा सपना है भाई मैं 10,000 बच्चों को पढ़ा सकूं बिजनेस स्टडीज, यानी सारी वीडियोस पे एटलीस्ट 10,000 व्यूज हो। तो भाई अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और हर जगह जाके ना ये वीडियो शेयर कर देना और दिखा देना कि भैया ये एक ऐसे करके टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।